स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लाई हूँ स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरी ये सीरीज़ है स्टैटिक्स की। मैंने अभी आपको जो पढ़ा है वो है परिभाषा, सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है, उसका क्षेत्र क्या होता है कि वो किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, आपके सांख्यिकी कार्य क्षेत्र, उसकी सीमाएं, सांख्यिकी की सीमाएं क्या हैं, अगर सांख्यिकी पर अविश्वास के क्या कारण है, उस पर अविश्वास क्यों किया जाता है, या फिर दुरुपयोग की स्थितियाँ क्या होती हैं। तो पहला टॉपिक आपका पूरा पूरा कवर हो चुका है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण। इसमें आपके प्राथमिक आंकड़े, जो मैंने आपको बताया था ना कि प्राथमिक आंकड़े की अगर अपने आप ही डेटा को इकट्ठा किया जाए तो वो प्राथमिक आंकड़े हैं। द्वितीयक आंकड़े, अगर किसी अन्य स्रोतों से आंकड़े इकट्ठे किए जाए तो वो द्वितीयक आंकड़े होंगे। प्रतिदर्श तकनीकों की प्रारंभिक जानकारी, कि वो प्रारंभिक जानकारी कौन सी होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के वर्गीकरण की। आज हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है। आंकड़ों का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन क्या है। तो सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण में आंकड़ों का वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अव्यवस्थित कच्चे आंकड़ों को उनकी समानताओं और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूह या वर्गों में बांटा जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, कि डेटा को समूह में बांटना। या जैसे वर्गीकरण क्या है कि मान लीजिए इस पुरुष इतने हैं, अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं, बच्चे इतने हैं। या फिर अगर किसी कक्षा के बच्चों का हम सांख्यिकी निकालें तो 60% बच्चों के 60% जिनके मार्क्स हैं वो बच्चे इतने हैं, जिनके 70% मार्क्स हैं वो बच्चे इतने हैं। तो ये ढेर सारे डेटा को करके व्यवस्थित करने का तरीका है ताकि उन्हें आसानी से समझा और तुलना किया जा सके। क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं वर्गीकरण के, सरलता, जटिल और भारी आंकड़ों को समझने योग्य बनाना, अलग अलग वर्गों के बीच तुलना करने में मदद करना, डेटा में छिपे पैटर्न या मुख्य विशेषताओं को उभारना और आगे की गणना करना, जैसे औसत या ग्राफ बनाना के लिए आधार तैयार करना। कौन कौन से वर्गीकरण होते हैं। तो आंकड़ों के वर्गीकरण के 4 प्रकार होते हैं। भौगोलिक, समय अनुसार, गुणात्मक और मात्रात्मक। अब ये भौगोलिक क्या है, स्थानीय क्षेत्र के आधार पर, जैसे स्थानीय क्षेत्र के आधार पर, जैसे मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश हो गया या बिहार हो गया, तो ये भौगोलिक सांख्यिकी के वर्गीकरण हो गया। अगर हमें अनुसार समय, वर्ष या महीने के आधार पर, जैसे हम मान लीजिए पिछले 5 वर्षों का, अगर हम पिछले 5 वर्षों का हम कोई मैन्युफैक्चर निकालें कि पिछले 5 वर्षों में इस सामान की कितनी उत्पादकता की गई है, उसकी बताता है गुणात्मक, उसकी क्वालिटी देखते हुए, उसके गुणों को देखते हुए, जैसे इस राज्य में कितने पुरुष साक्षर हैं, कितनी महिलाएं निरक्षर हैं, या फिर किसका क्या या फिर किस पुरुष का क्या धर्म है, किसका क्या धर्म है। उसके अलावा मात्रात्मक की क्वांटिटी, संख्यात्मक माप के आधार पर, उसका क्या है, ऊंचाई, वजन, आय, इनके इनके आय या छात्रों के नंबर, इनके आधार पर जो वर्गीकरण होता है। तो 4 प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, भौगोलिक, समयानुसार, गुणात्मक और मात्रात्मक। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य, तो यही है कि उन डेटा को व्यवस्थित रूप से रखना। मुख्य उद्देश्य बिखरे हुए और जटिल कच्चे डेटा को एक व्यवस्थित और संक्षिप्त रूप देना होता है। जटिलता को दूर कर सरल बनाना, तुलना करने में सहायक, समानता और असमानता को स्पष्ट करना। वर्गीकरण का एक बड़ा लक्ष्य है कि एक जैसे गुणों वाले आंकड़ों को एक साथ रखा जाए और अलग अलग गुणों वाले डेटा को अलग अलग रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुणात्मक वर्गीकरण किस आधार पर होता है। मैंने बताया था क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन किस आधार पर होता है, जैसे ये कितना के बजाय कैसा है कि ये कैसा है कि पर ध्यान केंद्रित करता है, किस पे कैसा है कि ध्यान केंद्रित
करता है कि साक्षर कितने हैं, निरक्षर कितने हैं, लिंग क्या है, लिंग क्या है, पुरुष कितनी है, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, या फिर जो वो होते हैं अन्य कितने हैं, या फिर साक्षरता या वैवाहिक स्थिति की किनका विवाह हुआ है और किनका विवाह नहीं हुआ, तो ये आपके गुणात्मक वर्गीकरण के अंडर ही आएंगे। या फिर नेशनलिटी कि कौन इंडियन है, कौन अमेरिकन है, ये सब के आएंगे। इसको मुख्य दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। साधारण वर्गीकरण, ये जब अंक को केवल एक ही गुण के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है, जैसे शिक्षित और अशिक्षित, ये हो गई साधारण वर्गीकरण। या फिर बहुगुणी वर्गीकरण, जब आंकड़ों को एक से अधिक गुणों के आधार पर उपवर्गों में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए पहले हमने कर लिया कि कितनी पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, फिर पुरुष में भी जो साक्षर हैं वो अलग पुरुष हैं, जो निरक्षर हैं वो अलग पुरुष हैं। या फिर और उसके बाद कि इस पुरुष के पास क्या रोजगार है, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मात्रात्मक वर्गीकरण किस आधार पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है मात्रात्मक वर्गीकरण? तो वो होता है संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। गुणात्मक होता है गुणीय विशेषता के आधार पर, और मात्रात्मक होता है संख्या के आधार पर। जैसे आय कितनी है, जिसकी आय है वो एक ही कैटेगरी में कितनी आय है, या फिर किसका कितना वजन है। इस वर्गीकरण में जैसे आयु हो गया, जैसे 10 वर्ष जिनकी 0 से 10 वर्ष की उम्र है उनको एक कैटेगरी में रखा जाए, जिनकी 10 से 20 वर्ष है उन्हें एक कैटेगरी में रखा जाए। उसके अलावा ऊंचाई और वजन, ऐसे 50 से 60 किलो के जो व्यक्ति हैं उन्हें एक कैटेगरी में, 60 से 70 किलो उन्हें एक कैटेगरी में। या फिर आय, जिनकी आय 20,000 से कम है उन्हें एक कैटेगरी में, जिनकी 20,000 से ज़्यादा है उनकी अलग कैटेगरी में। या फिर मार्क्स, कि जिनके जितने मार्क्स हैं उन्हें उन कैटेगरी में रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, समय के आधार पर वर्गीकरण को क्या कहते हैं? समय के आधार पर हमने क्या देखा? समय के आधार पर हमने उसे देखा था समयानुसार वर्गीकरण, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कालानुक्रमिक भी कहा जाता है इस क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को कालानुक्रमिक वर्गीकरण। इसमें होता है जैसे समय का क्रम, जैसे 2021 में मान लीजिए, 2020 में मान लीजिए, या फिर यह समझ मदद करता है कि समय के साथ किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है या फिर कमी। इसका उपयोग अक्सर आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि या व्यापारिक लाभ हानि को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए हमें किसी देश का 5 साल का गेहूं का उत्पादन देखना है कि 5 साल में गेहूं की उत्पादन कितने हुई है। मान लीजिए 2021 में हुआ वो 100 टन, 2022 में हुआ 110 टन, 2023 में हुआ 105 टन, और 2024 में हुआ 120 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्थान के आधार पर वर्गीकरण क्या कहते हैं? स्थान के आधार पर कहते हैं भौगोलिक वर्गीकरण या फिर स्थानिक वर्गीकरण। इसमें आपका देखा जाता है कि किस जिले का, किसी प्रदेश का या किसी राज्य का, कि उसके राज्य के आधार पर उसके राज्य के विशिष्ट क्षेत्र के आधार पर समूह में बांटा जाता है। भौगोलिक वर्गीकरण की क्या विशेषता हो सकती है? क्षेत्रीय तुलना, या विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास, जनसंख्या या संसाधनों की तुलना करने में मदद करता है। अक्सर जनगणना या सरकारी सर्वेक्षणों में इसका उपयोग राज्यों या जिलों के आंकड़े पेश करने में किया जाता है। जैसे भाई आपका अब 2026 में या 26 में जनगणना होने वाली है, वहीं से कह रहे हैं कि शुरू हो जाएगी, तो इसमें ये भौगोलिक वर्गीकरण का ही उपयोग करेंगे। इस प्रकार के आंकड़ों का अक्सर नक्शों या ओरोप्लित चार्ट के माध्यम से दर्शाया जाता है। मान लीजिए हमें राज्यों की साक्षरता की तुलना करनी है। जैसे केरल की है 94% साक्षरता है, उत्तर प्रदेश की 67%, बिहार की 61% और महाराष्ट्र की 82%। तो ये आपकी भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्गीकरण के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो वर्गीकरण के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। भौगोलिक या स्थानिक वर्गीकरण, कालानुक्रमिक या सामयिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण और मात्रात्मक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण में आता है भारत के विभिन्न राज्यों में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है, ये देखने के लिए हम उसे समूह में बांटते हैं किसी क्षेत्र के आधार पर। कालानुक्रमिक में कि किसी वर्ष या महीना या सप्ताह के दिन के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है कि पिछले 5 वर्षों में किसी कंपनी का उत्पादन कितना
हुआ है। और भौगोलिक वर्गीकरण में किसी क्षेत्र के आधार पर और कालानुक्रमिक में समय के आधार पर। गुणात्मक वर्गीकरण में गुणात्मक वर्गीकरण में जिन्हें अंकों में नहीं मापा जा सकता बल्कि उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति देखी जाती है, जैसे लिंग के आधार पर हो गई, साक्षरता के आधार पर हो गई वर्गीकरण करना। उसके बाद मात्रात्मक वर्गीकरण की किसी विशेषताओं के आधार पर, जैसे उसकी आयु, उसका वजन या फिर उसके परसेंटेज, उसके आधार पर, संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण का प्रकार है? कौन सा वर्गीकरण का प्रकार है निम्नलिखित में से? तो आपका कौन सा है? आपका है सारे हैं, स्थानिक भी, सामयिक भी और ये आपका कालानुक्रमिक भी। भौगोलिक आपका आता है स्थानीय क्षेत्र के आधार पर, कालानुक्रमिक आता है समय, वर्ष, महीने के आधार पर, गुणात्मक वर्गीकरण आता है गुणों जैसे लिंग और साक्षरता के आधार पर, और मात्रात्मक आता है संख्यात्मक माप जैसे आयु, आय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण के बिना डेटा कैसा होता है? तो वर्गीकरण के बिना अगर वर्गीकरण नहीं हुआ डेटा का तो वो होता है अव्यवस्थित, कच्चे आंकड़े जैसा। इस समझने के लिए आप ऐसे कमरे की कल्पना कर सकते हैं जहाँ हज़ारों किताबें बिना किसी शेल्फ या विषय के क्रम के ज़मीन पर ऐसे ही पड़ी हों। ऐसे आप मान सकते हैं अगर उनका वर्गीकरण नहीं किया गया है। बिना वर्गीकरण के डेटा केवल संख्याओं या तथ्यों पर एक भारी ढेर होता है जिसे देखकर कोई भी सार्थक निष्कर्ष निकालना लगभग असंभव होता है। बिना वर्गीकरण के आप डेटा को ग्राफ, चार्ट या टेबल के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। बिना विजुअल्स के डेटा उबाऊ और समझने में कठिन लगता है। भाई अगर उसका वर्गीकरण नहीं करेंगे तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, चार्ट कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्गीकरण का उपयोग हम करते हैं डेटा को व्यवस्थित करने के लिए। किसके लिए? डेटा को व्यवस्थित करने के लिए। डेटा, इसका मुख्य उपयोग जो होता है डेटा को सूचना बनाने में प्रयोग होता है। मान लीजिए किसी शहर के 10 लाख लोगों के डेटा को साक्षर और निरक्षर के केवल 2 समूहों में बांटकर तुरंत स्थिति स्पष्ट की जा सकती है अगर वर्गीकरण है तो, अगर वर्गीकरण का उपयोग के द्वारा। अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि मान लीजिए अलग अलग राज्यों की परिस्थिति आपको जांचनी है तो उसके लिए भी आपको वर्गीकरण की सहायता लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरुष और महिला किस प्रकार का वर्गीकरण है? तो ये आपका है गुणात्मक वर्गीकरण। कैसा? ये आपको एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि पुरुष और महिला किस प्रकार का वर्गीकरण है? तो यह है गुणात्मक वर्गीकरण। इसे गुणात्मक वर्गीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लिंग एक ऐसे गुण या विशेषता पर आधारित होती है जिसे संख्याओं में मापा नहीं जा सकता, केवल उसकी उपस्थिति के आधार पर पहचाना जा सकता है। यहाँ वर्गीकरण का एक आधार संख्या जैसे वजन या ऊंचाई नहीं बल्कि गुण है। यह आंकड़ों की प्रकृति का वर्णन करता है। मान लीजिए यदि किसी एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, पुरुष आपकी 30 हैं, महिलाएं 20 हैं, तो कुल कितने आपके हुए? 50 विद्यार्थी हुए। ऐसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयु के अनुसार वर्गीकरण किस प्रकार का है? तो यह है आपका मात्रात्मक वर्गीकरण। कैसा? मात्रात्मक वर्गीकरण। इसे मात्रात्मक वर्गीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि आयु एक ऐसी विशेषता है जिसे संख्याओं में मापा जा सकता है। आयु के वर्गीकरण में अक्सर समूह का प्रयोग ऐसे किया जाता है जैसे आपका जो 0 से 18 वर्ष के हो गए वो आपके बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, 19 से 60 वाले वयस्क की कैटेगरी में, और 60 से ऊपर आपका वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। आयु एक सतत चर है क्योंकि एक समय के बाद निरंतर बढ़ती रहती है और इसे दशमलव में भी मापा जा सकता है। मान लीजिए यदि हम एक टीकाकरण अभियान का डेटा तैयार कर रहे हैं तो वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। भाई 0 से 10 की है, उनके कितनी संख्या में लोग हैं? 150 हैं। 10 से 20 जिनकी आयु है वो 200 हैं। 20 से 30 जिनकी आयु है वो आपके 180 लोग हैं। तो कुल मिला के 530 आपके व्यक्ति हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्ष के अनुसार डेटा किस प्रकार का वर्गीकरण है? तो वर्ष के अनुसार डेटा है आपका कालानुक्रमिक वर्गीकरण या फिर सामयिक वर्गीकरण है ये आपका, क्योंकि इसमें आपके आंकड़ों को समय के क्रम जैसे वर्ष, महीने, सप्ताह या दिन के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से यह देखने के लिए प्रयोग किया जाता है कि एक समय के बाद किसी चीज़ में क्या आपकी बदलाव देखने के लिए मिलता है। मान लीजिए यदि हम स्कूल में हर साल होने वाले नए दाखिलों का डेटा देंगे, हम कंपैरिजन करें कि पिछले 5 वर्षों में हमारे स्कूल में कितने छात्रों ने एडमिशन लिया है, तो 2021 में 450 नए छात्र आए, 2022 में 520
नए छात्र आए 2023 में 480 और 2024 में 600 नए छात्र आए। समय के आधार पर समय के आधार पर ये आपका डेटा बदलता गया, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है ताकि टेबल उसी हिसाब से बनाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य के अनुसार जनसंख्या किस प्रकार का वर्गीकरण है? तो जनसंख्या है आपका वर्गीकरण भौगोलिक। कैसा है? भौगोलिक। क्यों है भौगोलिक या फिर स्थानीय भी सकते हैं। क्यों है? क्योंकि इसमें आंकड़ों को उनके भौगोलिक स्थान या क्षेत्र जैसे देश, राज्य, जिला, शहर या गांव के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। मान लीजिए केरल की जनसंख्या इतनी है, उत्तर प्रदेश की इतनी है, बिहार की इतनी है, तो उनका आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यदि हम भारत के कुल राज्यों की जनसंख्या देखें तो उत्तर प्रदेश की जैसे आपकी आती है 23 करोड़, मान लीजिए ये कोई एग्जैक्ट नहीं है। महाराष्ट्र की आती है 12 करोड़, बिहार की आती है 13 करोड़ और राजस्थान की आती है 8 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण का पहला चरण क्या होता है? तो वर्गीकरण का पहला चरण होता है होता है उन आधारों या श्रेणियों का चयन करना जिनके अनुसार डेटा को बांटा जाएगा। सबसे पहले हम शोधकर्ता जो है या अन्वेषक को तय करना होता है कि आंकड़ों को किस गुण या विशेषता के आधार पर अलग करना है। मान लीजिए अगर उसे जनसंख्या नापनी है, मान लीजिए कि उद्देश्य जनसंख्या का अध्ययन है, तो आधार, लिंग या आयु में कर सकता है। यदि उसको उसका रखना है किसकी आय कितनी है, तो वर्ग होंगे 0 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000। यदि उसे स्त्री या पुरुष के आधार पर जांच करना है तो देखा जाएगा कि कौन सा आंकड़ा किस वर्ग की विशेषता से मेल खाता है। तो सबसे पहले क्या है, स्थान को आधार चुनना। तो ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरह समझ में आया होगा, वर्गीकरण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।